रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा SLO है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर है जी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका अगर वैसे मीनिंग चेक किया जाए तो टोटल का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे, इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी रिफ्लेक्शन, यानी अंदर रिफ्लेक्शन हो जाए। ठीक है जी, तो इसको हम आज स्टडी करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो सी होती है ये SLO 12.4.1 है, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मैंने एक पिक्चर बनाई है जी। अगर आपको इस पिक्चर की समझ आ जाती है आपको सारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ आ जाएगा। ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है जी। इसका प्रैक्टिकल भी आपने किया हुआ है, जो मैंने पहले अपलोड किया था प्रैक्टिकल ग्लास स्लैब का। ये एक ग्लास स्लैब है, लेकिन वहाँ पे हमने एयर से रे एंटर करवाई थी ग्लास में और फिर एयर में चली गई थी। लेकिन यहाँ पे हमने सोर्स यहाँ पे रख के तो ग्लास के ज़रिए से एयर में एंटर करवाना रे को। अगर तो रे जो सी है सीधी होगी 90 डिग्री के एंगल पे तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी पहली रे। जब 90 डिग्री से नीचे आएगा एंगल तो ये देखें रिफ्रैक्ट हो रही है, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। जब और थोड़ी सी नीचे आएगी 60 डिग्री पे तकरीबन तो ये और रिफ्रैक्शन हो जाएगी, यहाँ तक कि 45 डिग्री या उससे करीब करीब जब ये आएगी तो ये पैरेलल हो जाएगी ग्लास स्लैब के। ये रे ग्लास स्लैब के पैरेलल हो जाएगी। देखें पहली रे सीधी आई 90 पे, दूसरी रे जो सी है वो रिफ्रैक्ट हुई है यहाँ पे तो एंगल आई और आर बना। तीसरी रे जो सी और रिफ्रैक्ट हुई है, एंगल आई और आर बना। देखें एंगल आई जो सा है वो बढ़ता जा रहा है तो आर भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इसमें रेशो है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा कम होगा। यहाँ तक कि जब ये एंगल 90 डिग्री का बन जाता है आर, यानी कि जब ये बिल्कुल पैरेलल हो जाती है ग्लास स्लैब के, तो 90 डिग्री का जब रिफ्रैक्टेड एंगल बनता है तो अंदर वाला जो एंगल है जिसको एंगल आई कहा है हमने, इंसिडेंट एंगल, उसको हम कह देते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी कि एंगल ICU में चला गया, इंटेंसिव केयर यूनिट में चला गया, यानी कि क्रिटिकल हो गया, उसकी हालत नाजुक हो गई है। यानी कि 90 डिग्री के ऊपर जब बाहर का एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाएगा, आर यानी रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, तो उसके अंदर वाला जो एंगल होगा यानी इंसिडेंट एंगल जो होगा वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा C। अब और थोड़ा सा एंगल जो सा है कम कर देते हैं तो 45 से थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, 42 कह लें या उसके करीब करीब। तो ये जो सी आखिरी लाइन हमने लगाई है ये अब बाहर रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि ये अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्शन अब नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्शन हो जाएगी। यानी कि ये जो सी लाइन है ये अंदर ही बेंड हो जाएगी, अंदर ही जो सी है चली जाएगी। तो ये जो सा केस है इसमें एंगल आई और आर तकरीबन बराबर हो सकते हैं, और इसमें जो सा एंगल आई है वो जो 90 डिग्री के नीचे एंगल आई था उससे बड़ा होगा। ज़रा देखें, आपको महसूस हो रहा होगा, देख रहे होंगे आप कि ये एंगल आई जो सा है ये छोटा है और ये एंगल आई जो सा है बड़ा है। यानी कि ये एंगल आई जो सा है इस एंगल से बड़ा है, यानी कि क्रिटिकल एंगल जिसको हमने कहा है आई 90 डिग्री के अंदर वाला एंगल जो है उस एंगल से ये वाला एंगल जो सा है ये बड़ा हो गया। तो इस तरह से आई ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। टोटल मुकम्मल तौर पे इंटरनल अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन हो रही है, बाहर नहीं ये रह जाएगी। तो ये हमारा केस है जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया। आगे मैं आपको इसकी थ्योरी थोड़ी सी समझा देता हूँ। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग वन मीडियम टू अदर मीडियम देन रिफ्रैक्शन अकर्ड। ये आपको पता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएंगे तो रिफ्रैक्शन अकर्ड होती है, लेकिन अगर एक मीडियम से उसी मीडियम में जाएंगे तो रिफ्लेक्शन होती है, वो जो पहले आपको करवाए हैं। इफ़ अ लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्राम ग्लास टू एयर, यानी ग्लास से एयर में जाएंगे, ठीक है, तो देन इट बेंड्स अवे फ्राम नॉर्मल। अब ज़रा गौर करें, ये ग्लास है,
इससे जब हम एयर में जा रहे थे तो ये 90 डिग्री का जो एंगल है, जो नॉर्मल जिसे कहते हैं, ये इससे बेंड अवे हो रही है। ये देखें नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि पहले देखें उसके पास थी, फिर रे उससे बढ़ गई, नीचे आ गई, फिर रे इतनी नीचे आ गई कि 90 डिग्री का एंगल बना गई है नॉर्मल के साथ। और एक वक्त आता है कि नॉर्मल के साथ नीचे की तरफ बेंड हो जाती है, तो ये अवे जो सी है ये मूव कर जाएगी। कहता है कि देन इंसिडेंट एंगल बिकम्स क्रिटिकल एंगल। तो कहता है कि इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड व्हेन रिफ्रैक्टिव एंगल इज़ 90 डिग्री then incident angle becomes critical angle C, and when incident angle is greater than this critical angle, यानी इस critical angle से जब incident angle बड़ा हो जाएगा, then no refraction occurred, refraction अब नहीं होगी, but reflection occurred at total, मुकम्मल तौर पे reflection हो जाएगी। This is known as total internal reflection। तो ये मैंने आपको पिक्चर बना के सिखाया है कि ये रे जो सी होगी, जो 45 डिग्री से नीचे होगी, ये जब आके इधर स्ट्राइक करेगी तो ये स्ट्राइक करने के बाद रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्शन हो जाएगी, और ये मुकम्मल तौर पे अंदर रिफ्लेक्शन हो जाएगी। और इसमें हमारे पास एक कंडीशन ये है कि आई ग्रेटर दैन सी होगा, यानी कि इंसिडेंट एंगल ग्रेटर दैन जब सी होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। और ये कब होगी? जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएंगे, ग्लास से एयर में जाएंगे। तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था। उसके बाद आ जाता है जी 14.4.2 स्टेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी हैं? उसमें आपकी जो सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आ जाती है, लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्राम डेंसर टू रेयर मीडियम, ग्लास टू एयर। ये ज़रूरी बात आ जाती है कि लाइट जो सी है वो हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, यानी कि डेंसर मीडियम ग्लास है, रेयर मीडियम एयर है। तो हमने ग्लास लैब के प्रैक्टिकल में इसको उल्ट किया था, वो रेयर से डेंसर में गए थे, यानी कि एयर से ग्लास में आए थे। लेकिन इसमें कंडीशन ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कि डेंसर टू रेयर मीडियम होगी, कि डेंसर से रेयर मीडियम में होगी, ग्लास टू एयर। उसके बाद दूसरी कंडीशन है आई ग्रेटर दैन सी होगा, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो सी होगी वो हमेशा उस वक़्त होगी जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। एक कंडीशन देखें मैंने आपको यहाँ पे बताई पिक्चर में कि डेंसर से रेयर में जा रही है, देख लें, ग्लास से एयर में जा रही है। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई कि ये जो इंटरनल, ये जो क्रिटिकल एंगल है, इससे ये इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा तब ये होगी। तो ये दो कंडीशंस हैं, एक रेयर डेंसर से रेयर में और एक आई ग्रेटर दैन सी है। ये दो जो सी एस की कंडीशंस हैं जो कि ज़रूरी हैं। उसके बाद आता है जी डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो सा यूज़ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वो क्या क्या है जी? तो वो जनाब यूज़ जो सा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है वो एक तो ये है कि लाइट प्रोपेगेशन में बताना है कि लाइट ट्रैवल करके जब जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में तब आप कैसे यूज़ करते हैं। एक है जी प्रिज्म पेरिस्कोप। तो मैं आपको प्रिज्म पेरिस्कोप जो सी वो दिखा देता हूँ, पीटीबी की बुक में बनी हुई है। ये जनाब प्रिज्म पेरिस्कोप है जिसमें दो हम लेंथ जो से हैं प्रिज्म यूज़ करते हैं। एक प्रिज्म में लाइट एंटर होती है इधर से, यानी कि इधर से लाइट एंटर हुई, 90 डिग्री के ऊपर स्ट्राइक की और आगे रिफ्लेक्ट हुई, फिर दूसरे प्रिज्म में 90 डिग्री के साथ रिफ्लेक्शन हुई और वो इस तरह से हमारी आँख में पहुंच जाएगी। तो ये पेरिस्कोप जो सी आमतौर पे दुश्मन को देखने के लिए यूज़ करते हैं कि जब दुश्मन जो सा है उसको ऊपर हो के ना देखना पड़े, इसको हम ऊपर करके यहाँ से दुश्मन को देख लेते हैं कि किधर है, तो हम बच भी जाते हैं और दुश्मन को देख भी लेते हैं वो किधर है। तो यहाँ पे दो देखें प्रिज्म यूज़ हुए हैं जिसमें 90 डिग्री की रिफ्लेक्शन हो रही है। तो ये प्रिज्म है जी, ये देखें एक रे आई है 45 डिग्री 90 के एंगल पे बेंड हुई है, इधर दूसरी रे आई है बेंड हुई है इधर। तो इस तरह इमेज होगा ऊपर की तरफ, तो वो आपका इमेज ऐसे बन जाएगा। तो ये जो से प्रिज्म है यहाँ पे दो यूज़ करके तो प्रिज्म पेरिस्कोप बनाई जाती है जिसकी मदद से हम दुश्मन वगैरह को देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये होता है प्रिज्म,
जिसमें हमारा जो सा है एक 90 डिग्री का एंगल ये बनता है, दूसरा 90 डिग्री का एंगल ये बनता है, और हमें इधर ही पिक्चर जिधर से हमारे जो सी है वो ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन जाता है। इसमें यह था कि जिधर से ऑब्जेक्ट आया उसके मुखालफ साइड पे इमेज बनता है। तो इस तरह से एक जो सा है वो आपका टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो सा है वो इसमें यूज़ होता है पेरिस्कोप में। उसके बाद दूसरी एग्जांपल जो सी आती है वो है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फ़ाइबर बहुत मशहूर है, ज़माना आजकल केबल है, ऑप्टिकल फ़ाइबर जो है। तो ये ऑप्टिकल फ़ाइबर की मदद से आप लाइट को एक तरफ से एंटर करवाते हैं और वो दूसरी तरफ से निकल जाती है, और उससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे काम ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिसाल तौर पे ये एक थोड़ी सी पिक्चर बनाई हुई है उन्होंने, पैसेज ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फ़ाइबर। यहाँ से लाइट को एंटर करवाते हैं, यहाँ तक तो रिफ्रैक्शन होती है, लेकिन जब इसके अंदर ये एंटर हो जाती है तो ये यहाँ से ट्रैवल करती हुई ये रिफ्लेक्शन हुई, फिर ये रिफ्लेक्शन हुई, इस तरह से रिफ्लेक्ट होती हुई दूसरी तरफ निकल जाती है। तो यहाँ पे बहुत बारीक जो सी वो केबल होती है, बाल की जितनी बारीक केबल होती है, ठीक है, जितना आपका एक बाल है इतनी बारीक केबल होती है, उसके ऊपर इतनी मोटी जो सी है क्लेडिंग चढ़ाई होती है। जो ऊपर क्लेडिंग चढ़ाई होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सा है वो 1.39 होता है, जो अंदर का कोर का होता है वो 1.53 होता है। इसको इसलिए डिफरेंट रखा जाता है ताकि आपका इमेज जो सा है वो जो आपकी जो रे अंदर एंटर हुई है लाइट रे वो डिस्टर्ब ना हो, उससे डाटा के लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आम तौर पे हमारे मुल्क में PTCL वाले और जो से दूसरे जो से टेलीफोन है उसमें टेलीकम्युनिकेशन में ये केबल जो सी है यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ फ़ोन कॉल्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप सुन सकते हैं। तो ये ऑप्टिकल फ़ाइबर है जो कि आप यूज़ करते हैं, एक तरफ से एंटर करवाते हैं, एंगल जो सा आई है ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि ये जो सा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, ठीक है, ये ज़रूरी है। उसके बाद जो अगली इक्वेशन जो है वो है जी लाइट पाइप। जो अगला है वो क्या है, लाइट पाइप। तो लाइट पाइप जो सा होता है ये थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इकट्ठी करें बॉन्डेड टुगेदर तो लाइट पाइप बनता है। तो वो लाइट पाइप जो सा है वो भी यहाँ पे बुक में दिखाया गया है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये जो सा है ये लाइट पाइप के तौर पे यूज़ होता है। एक तरफ देखिए बड़ा सारा ए लिखा हुआ है, दूसरी तरफ को आपको वो इस तरह से नज़र आएगा ए। तो इस तरह से डाटा जो सा है ट्रैवल करता हुआ दूसरी तरफ आप भेज सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने एग्ज़ामन करना है, डॉक्टर ने एग्ज़ामन करना है, इंजीनियर्स ने एग्ज़ाम जो सी हैं वो प्रोजेक्ट वगैरह बनाने हैं, तो लाइट पाइप को यूज़ करते हुए जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इकट्ठी होकर एक बड़ा पाइप बनता है, उसकी मदद से आप हैवी डाटा जो सा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद जब आपने ये बात देख ली कि ये एक प्रिज्म पेरिस्कोप का बता दिया, दूसरा ऑप्टिकल फाइबर का, तीसरा लाइट पाइप का बता दिया, तो उसके बाद चौथे नंबर पे जो उनसे आती है वो है एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोप का मतलब देखिए, एंडोस्कोप यानी अंदर की तरफ लेके जाना, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, यूज़ फॉर डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल पर्पसेस। तो इसमें स्टोमिक के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको कहते हैं गैस्ट्रोस्कोप, यानी कि मैदे की जो सी बीमारियां देखने के लिए। ब्लैडर यानी मसाने के लिए जो यूज़ करती है उसको सिस्टोस्कोप कहते हैं, और थ्रोट यानी गले के लिए यूज़ करेंगे अगर देखने के लिए तो उसको ब्रोंकोस्कोप कहते हैं। तो ये तीन किस्म की तीन टाइप्स हैं एंडोस्कोप की जिसको हम मेडिकल में यूज़ करते हैं, और इसकी मदद से हम मेडिकल की फ़ील्ड में देख लेते हैं क्या ये एंडोस्कोप। यहाँ पे पूरा टॉपिक जो सा दिया हुआ है उसमें उसने ये सारा कुछ बयान किया हुआ है कि किस तरीके से हम क्या करते हैं। तो ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, यूज्ड फॉर एक्सप्लेनेटरी डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल पर्पसेस। एंडोस्कोप इज़ यूज्ड टू एक्सप्लोर द इंटीरियर ऑर्गन ऑफ द बॉडी ड्यू टू द स्मॉल साइज। इसका स्मॉल साइज होता है, इट कैन बी इंसर्टेड थ्रू द माउथ एंड दस एलिमिनेट्स द इन्वेसिव सर्जरी, यानी कि जो अंदर सर्जरी करनी होती है, जो कि बजाय इसके कि आप उसको मरीज़ की सारी चीज़ें ओपन करें और सर्जरी करें, इसकी मदद से आप अंदरूनी तौर पर सर्जरी कर सकते हैं। तो इस तरह से एंडोस्कोपी कहते हैं मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप इज़ कॉल्ड एंडोस्कोपी। यानी कि अगर आप एंडोस्कोप यूज़ करते हैं
और ये काम करते हैं तो उसको कहते हैं एंडोस्कोपी। तो लाइट शाइन्स ऑन द ऑर्गन ऑफ द पेशेंट टू द एग्जामिन्ड बाय द एंटरिंग थ्रू वन ऑफ द फाइबर ट्यूब्स ऑफ द एंडोस्कोप। तो एक तरफ एंटर होती है लाइट और उसको रोशन कर देती है, तो दूसरी फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से वो हमें बाहर इमेज नज़र आ जाता है और वो डॉक्टर जो से है कैन सी द व्यू रिकॉर्डेड बाय द कैमरा ऑफ दी ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। जो सा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है अंदर, उसको बाहर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वो देख सकते हैं कि क्या क्या कुछ अंदर हो रहा है और उसकी मदद से वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से ये एंडोस्कोप जो सी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेडिकल में यूज़ होती है। उसकी ये 3 किस्में हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। उसके बाद लास्ट जो सा इसका टॉपिक आता है वो है जी कि डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। अब क्रिटिकल एंगल तो हमने कहा था ना, जब 90 डिग्री का बाहर एंगल बने तो अंदर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल हो जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मैं आपको एक पूरा लेक्चर जो सा दे चुका हूँ जिसको एन कहते हैं कि उसके 3 फार्मूले हैं। तो जब हम एयर से ग्लास में एंटर करते हैं, जो कि ग्लास लैब के प्रैक्टिकल में मैंने आपको करवाया था, उस वक्त फार्मूला मैंने बताया था एन इज़ इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, रेशो ऑफ आई इंटू आर। ठीक है, लेकिन जब हम ग्लास से एयर में जाएंगे तो उल्ट जाएगा। ये एयर टू ग्लास करेंगे तो ये फार्मूला है, अगर ग्लास टू एयर करेंगे तो ये 1/n हो जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा देंगे। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा देंगे ये सेम रहेगा, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रखेंगे तो इसको उल्टा देंगे फिर। तो असल फार्मूला फिर हमारे पास बन जाता है एन इज़ इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई, यानी कि आर और आई जो से हैं ये उल्ट जाएंगे साइन के और आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा। अगर अब हम कहते हैं कि बाहर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आर जो सा है, और आई जो सा है क्रिटिकल एंगल बन रहा है नीचे अंदर की तरफ। ठीक है, ये देखिए बाहर जो सा है आर आपके पास 90 डिग्री है और अंदर आई जो सा आपके पास क्रिटिकल एंगल यानी सी है। तो इनकी रेशो जो सी आपने लेनी है, आर की जगह 90 पुट कर दें, आई की जगह पे सी पुट कर दें। तो जब आई की जगह पे आर की जगह पे 90 पुट करेंगे और आई की जगह पे सी पुट करेंगे तो 90 डिग्री जो सा साइन 90 होता है 1 के बराबर, और साइन सी वैसे लिख देंगे तो n इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन सी। ये रिलेशन आ जाएगा क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर यानी रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्रिटिकल एंगल। साइन लेना है क्रिटिकल एंगल का, तो ये हमारे पास रिलेशन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि आर की वैल्यू 90 लगा के, आई की वैल्यू सी लगा के, क्रिटिकल एंगल लगा के, तो हम इसमें साइन 90 को 1 पुट करके तो ये जनाब आपके बन जाता है। अब 2 सवाल इसके मैं कर देता हूँ कि सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपको क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री दिया हो और कहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो एन ये क्रिटिकल एंगल 45 हो गया, एन आपके पास 1 ओवर साइन 45, यानी सी की जगह पे आप 45 लगा दें। तो साइन 45 की कीमत होती है 1 ओवर 2 अंडर रूट। 1 ओवर 2 अंडर रूट को अगर सॉल्व करें तो वो 0.707 बनता है, और जब 1 ओवर 707 को 0.707 को डिवाइड करते तो 1.41 बन जाता। तो ये अगर हमारे पास क्रिटिकल एंगल 45 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आता है 1.41। अब हम कहते हैं कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है यानी वाटर का, और क्रिटिकल एंगल क्या होगा। अब हमारे पास एन दिया हुआ है और सी साइन सी जो सा है हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि जो सा साइन सी है इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, ये देखें ये ऊपर ले जाएंगे, और एन को उठा के नीचे ले आएंगे। तो एन जो सा है वो देखें नीचे की तरफ आ गया और साइन सी इसकी जगह चला गया, तो एन की जगह 1.33 लगा दिया, तो 1 ओवर 1.33 0.75 बन गया। तो साइन सी हमारे पास ये बन गया। अब साइन को उठा के जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे यानी सी को अकेला करना है तो ये साइन इन्वर्स बन जाएगा यानी -1। तो साइन इन्वर्स 0.75 की अगर कैलकुलेटर में कीमत निकालें तो 48.5 डिग्री बन जाती है। तो देखें यहाँ पे हमने 45 डिग्री लिया था तो कीमत हमारे पास 1.41 आई थी। अब हमने 1.33 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर दिया तो एंगल हमारे पास बढ़ गया, 48.5 हो गया। तो अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होगी तो वो फिर साइन इन्वर्स 0.75 की वैल्यू आपको देगा साथ, यानी कि वो ख़ुद ये वैल्यू देगा कि साइन इन्वर्स 0.75 ये होता है, आप जनाब एन निकालें। तो इसने सारी वैल्यूज़ दे दी हैं, आपको सिर्फ फार्मूला अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, इसको कैलकुलेट करने आना चाहिए।
तो उससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये लंबा लेक्चर आज का काफ़ी हो गया है, लेकिन बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का करवाया, फिर मैंने आपको बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी हैं, फिर मैंने आपको बताया कि उसका रिलेशन क्या होता है जो सा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और इसका क्रिटिकल एंगल का, और फिर उसके मैंने प्रॉब्लम करवाए हैं। इसके अलावा मैंने यूजेस भी बताई हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की यूजेस क्या हैं। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।